हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 11वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पटवार भर्ती मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहां जाके सारे के सारे मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न है, कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन सा युग्म है वो बिल्कुल सही सुमेलित है, यहां पर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे जोधपुर अनियमित भुजाकार, सीकर अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, करौली बख्ताकार। तो दोस्तों, इसमें कौन से युग्म सही सुमेलित है अपने को कूट भाषा में बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो सीकर, सीकर का अर्धचंद्राकार, सीकर जिले की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार जैसी है। और करौली की है दोस्तों बत्काकार। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो, इसमें बाकी और दे रखा है कि जोधपुर अनियमित भुजाकार और जैसलमेर मयूराकार। ये दोस्तों अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, जैसलमेर है वो दोस्तों 7 दिशाओं वाले अनियमित बहुभुज के समान जैसलमेर की आकृति है। और यहाँ पे जो जोधपुर दे रखा है, जोधपुर की आकृति है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 1 और 4, सीकर और करौली बिल्कुल सही है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 व 4 सही है इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक में प्राचीन अंचल है, दूसरे में आधुनिक जिला या जिले हैं। ठीक है, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों आप सभी को पता है कि अलवर भरतपुर आते हैं। जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर आता है और सीवी जनपद में दोस्तों चित्तौड़गढ़ आता है। और यहाँ पे दोस्तों कबड्डी दिया गया है। ठीक है, कबड्डी जालोर। ठीक है दोस्तों, ये दो यहाँ पे ही है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, जो सिरोही जालोर का जो क्षेत्र है वो अर्बुद प्रदेश कहलाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान का राज्य खेल है, तो राज्य खेल कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि बास्केटबॉल है, वो राज्य खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा से जुड़ी हुई है। यानी कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो राजस्थान के कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10 जिलों के साथ में जुड़ी हुई है। 5 नंबर प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में अपने को दर्शाना है या बताना है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी दे रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, टोडगढ़, टोडगढ़ यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी दे रखी है, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टोडगढ़, उसके बाद में देखो खो, जिसकी ऊंचाई होती है वो है 920 मीटर। और उसके बाद में बिलाली, बिलाली की है दोस्तों 775 मीटर। और रोजा बाखर, रोजा बाखर की है दोस्तों 730 मीटर। ठीक है, देखो ये जो मध्य अरावली है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी मानी जाती है। तो वो मानी जाती है दोस्तों ये टोडगढ़। ठीक है, और आप सभी को पता है दक्षिणी राजस्थान सॉरी दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो वो है गुरु शिखर। और उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो दोस्तों कौन सी है, सीकर जिले में कौन सी है, रघुनाथगढ़, जिसकी सबसे जो उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। ठीक है, तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। तो अरावली पर्वत से दोस्तों कौन सा इसमें संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बघेलखंड का पठार है, ये अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं रखता है।
ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबको पता है कि बरखान कहा जाता है अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को। आगे देखिए दोस्तों, 1 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कथन ए और कारण आर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, ठीक है, ये है कथन ए। कारण आर देखो, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन से सही है, अपने को कूट भाषा में इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ही कथन है, यानी कि कथन ए और कारण आर ये दोनों के दोनों है वो सही है, और आर ए की इसमें सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्योंकि मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दोस्तों अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है तो दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राज्य का जो सबसे ऊंचा पठार है जिसको अपन उड़िया के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली जो धूल भरी आंधियां हैं वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है इसमें कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति, ठीक है। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है, बाकी के दोस्तों इसमें दोनों हैं वो गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है इसमें। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है, इसमें कौन सी मिट्टी बता रखी है? तो वो है बुरी बलुई मिट्टी, ठीक है, ये अपने इसमें गलत हो जाएगा। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में लाल काली मृदा, ठीक है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, कोटा व झालावाड़ में काली मिट्टी। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सी नंबर का नहीं है, ये इसका राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें बनास नदी, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सांकड़ा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? राइट आंसर वो है अलवर जिले में। आगे देखिए, एक बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? तो दोस्तों 1936 वर्ग गज होते हैं एक बीघा के अंदर, आपको याद रखना है 1936 वर्ग गज यानी कि एक बीघा। आगे देखो रेवेन्यू चैन तथा जरीब की लंबाई कितनी होती है? रेवेन्यू चैन तथा जरीब की लंबाई है वो कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 33 फीट। कितनी? 33 फीट। नेक्स्ट है, झुंझुनू के संस्थापक थे, तो दोस्तों कौन थे झुंझुनू के संस्थापक? वो थे दोस्तों मोहम्मद खां, ये झुंझुनू के संस्थापक थे। 17 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो वो है दोस्तों दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ये दोस्तों बड़ालिया का अर्थ है। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कणकती पहनी जाती है, तो दोस्तों कणकती है वो किस में पहनी जाती है? तो ये कमर में पहनी जाती है कणकती, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो वो है दोस्तों जोधपुरी कोट को, ठीक है। नेक्स्ट है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो कौन से जिले में लगता है? तो ये डूंगरपुर जिले में लगता है आदिवासियों का कुंभ, जिसको अपन बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। आगे देखियो 21 नंबर प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर है, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें। देखो यहाँ पे एक तरफ है दोस्तों जो संत संप्रदाय हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ है दोस्तों स्थान दे रखा है, यानी कि दोस्तों इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो शेख हमूमुद्दीन मिठे महाबली की जो दरगाह है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो वो गागरोन झालावाड़ में है, ठीक है। दूसरा देखो मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह है वो कहाँ पर है?
तो ये दरगाह कहाँ पर है, तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जयपुर में है। ठीक है। शेख नजमुद्दीन की दरगाह है वो कहाँ पर है, तो ये दरगाह है दोस्तों फतेहपुर में। और शेख बाबा इसहाक की दरगाह कहाँ पर है, तो ये खाटू में है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैकुंठी। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों बटाटू का कुआं। ठीक है, बटाटू के कुआं को दोस्तों रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है, और ये बटाटू का कुआं है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर जिले के जो बायतू पंचायत समिति है वहाँ पर ये दोस्तों बटाटू गांव है। ठीक है, और वहाँ पर ये संगमरमर का कुआं बना हुआ है जिसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ स्थान है। तो देखो यहाँ पे आपको ज्वाला माता का मंदिर, ये तलवाड़ा गलत दे रखा है दोस्तों। ज्वाला माता का मंदिर है ये कहाँ पर है, आप सभी को पता है कि जोबनेर में है। ठीक है, यहाँ पे देखो द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, सुंडा माता, ये सुंदा माता है। ठीक है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है, भीनवाला में, भीनमाल जालोर में, और आई माता बिलाड़ा जोधपुर में है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं भरतपुर। ठीक है, पहले भरतपुर में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब वहाँ पर सरकारी कार्यालय कौन सा था, तो वहाँ पर दोस्तों सरकारी कार्यालय थे कृषि विभाग। ठीक है, और जोधपुर में क्या था दोस्तों, जोधपुर में था हाई कोर्ट। बीकानेर में क्या था, तो दोस्तों बीकानेर में शिक्षा विभाग था, और उदयपुर में क्या था, खनिज विभाग। ठीक है, तो यानी कि 4 1 2 3 इसका राइट आंसर, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से था, रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है प्रजामंडल दूसरी तरफ है संस्थापक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अलवर का प्रजामंडल का संस्थापक यहाँ पे लादाराम व्यास दे रखा है, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। देखो जो अलवर प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, और करौली प्रजामंडल के संस्थापक हैं वो त्रिलोक चंद माथुर। बाकी इसमें 3 है वो सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, गलत दे रखा है। 29 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया, तो वो है दोस्तों कृष्णा कुमारी। ठीक है, कृष्णा कुमारी थी, और इस जोधपुर और जयपुर के मध्य दोस्तों ये लड़ाई हो गई थी। ठीक है, इस कृष्णा कुमारी के विवाह के चक्कर में कि भाई मैं भी शादी करूंगा, मैं भी शादी करूंगा। ठीक है, और फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा कि टोक के राजा थे अमीर खां पिंडारी, इन्होंने दोस्तों उदयपुर की राजकुमारी थी ये कृष्णा देवी, इनको दोस्तों जहर देकर मरवा दिया था। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान में जस्ती एक प्रणाली थी, तो मध्यकालीन राजस्थान में जस्ती एक प्रणाली थी, तो वो क्या थी, तो वो है भू लगान निर्धारण की एक विधि। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों एस के घोष। क्या नाम था, एस के घोष है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सचिव की बात हो रही है, तो ये सचिव कौन होता है, वो होता है ग्राम सेवक। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है तो वो कौन सा है, तो वो है पंचायत समिति। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, तो राज्य का मुख्य सचिव है वो देखो
कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के प्रधान के रूप में, ये यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधानसभा का सदस्य रहा? वो था दोस्तों हरिदेव जोशी, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 165, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपलब्ध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 153, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 138 नंबर प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षता की अधिकतम आयु क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षिता की अधिकतम आयु क्या है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे 65 वर्ष, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 78, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 40 नंबर प्रश्न है, मई 1996 में कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके? तो कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर सके? वो है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? राइट आंसर हो जाएगा इसका गैस मिश्रित ठोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नए पदार्थों का बनना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन नहीं होता, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 43 नंबर प्रश्न है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है? तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है वो है एंजाइम, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय साल्ट पीटर है? तो दोस्तों भारतीय साल्ट पीटर है वो कौन सा है? तो वो है KNO3, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? एक है हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रोइल का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें FeSO4 3, ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। घरों में काम आने वाले दर्पण में हम हमारा प्रतिबिंब किस प्रकाशिक क्रिया के कारण देख पाते हैं? घरों में काम आने वाले दर्पण यानी कि कांच में हम अपना प्रतिबिंब किस प्रकाशिक प्रक्रिया के कारण देख पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परावर्तन के कारण, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? कौन सा यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंखा, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मस्तिष्क, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधपके फल, ठीक है, अधपके फलों से, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बायोमास से उत्पन्न जैव गैस में कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत तक मीथेन गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 75% तक, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन सी है? तो वो है जल नाइट्रोजन में, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो वो विटामिन है वो है दोस्तों इसमें विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, आगे देखो, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो दोस्तों किससे होता है?
तो वो होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है, किस चक्र को ईएमपी पथ कहते हैं? तो किस चक्र को ईएमपी पथ कहते हैं? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो है दोस्तों मार्गन तथा कैंसल। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राइबोसोम किस क्रिया का स्थल है? राइबोसोम किस क्रिया का स्थल है? तो वो है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है? रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पर रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीलिया। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो किसने बताया था? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। नेक्स्ट है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों साइटोकाइनिन। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो कौन है? तो सीपी जोशी हैं। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 2019 में देश स्वच्छतम राजधानी का दर्जा देश की स्वच्छतम राजधानी का दर्जा है वो किसे मिला है? वो मिला है दोस्तों भोपाल को। नेक्स्ट है, अमेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों नंदन नीलकेणी। नंदन नीलकेणी इस पुस्तक के लेखक हैं अमेजिंग इंडिया के। 64 नंबर प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो दोस्तों 1936 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, रंगमहल का संबंध किस राजा से है? तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों छत्रसाल से है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थित है दोस्तों बीकानेर में। नेक्स्ट है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो वो यकृत में। नेक्स्ट है, राजस्थान से भारत की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? राजस्थान से भारत की संसद में कुल कितनी सीटें हैं? तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 35 सीटें हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, यदि 0.36 अनुपात है 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा? तो दोस्तों अपन x का मान है वो कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा सिंपल है, इसमें 0.48 इंटू 0.48 बटे 0.36 लिख देना और फिर अब आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 0.64। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 70 नंबर प्रश्न है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपये, तो ब्याज की दर है वो क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज की दर है वो क्या होगी? देखो साधारण ब्याज यानी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज है वो 120 रुपये है, यानी कि 1 वर्ष का कितना हुआ? 60 रुपये। कितना हुआ? 60 रुपये। ठीक है, तो अपने को आर निकालनी है दोस्तों। ठीक है, अब अपन आर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज बटे साधारण ब्याज दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 वर्ष का पूछा है तो 200 प्लस आर बटे 200, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है? 129 बटे 120। ठीक है, 129 बटे 120। तो दोस्तों अगर अपन इसको हल करेंगे तो आर अपनी आ जाएगी 15%। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 15%। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होगी? तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि व्यासों का योग कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, 35 मीटर, और परिधियों का अंतर कितना दे रखा है? तो 22 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पे R1 और R2
माइनस करेंगे, दो समीकरण बनेंगे। उन समीकरण को अगर अपन हल कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे छोटे और बड़े वर्त की त्रिज्या है वो आ जाएगी। देखो R1 तो आएगी इसमें 7 और R2 वो आएगी दोस्तों इसमें 10.5। यहाँ पे क्या पूछा है, छोटे की, तो छोटे की क्या आएगी इसमें 7 मीटर। तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों 72 नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों खेत का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, पहले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 20 + 21 + 29 कितने होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे दोस्तों 70। यानी कि त्रिभुज का परिमाप कितना है 70। अर्ध परिमाप कितना होगा, तो 70/2 कर दो तो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब अपने को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। आप सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो √S फिर S - A फिर S - B और फिर S - C, ये रूट के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत में 35, ठीक है, फिर 35 में से 20 गए कितने बचे, तो दोस्तों 15 बचे। 35 में से 21 गए तो कितने बचे, 14 बचे। और 35 में से 29 गए तो कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, ये रूट के अंदर है। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 15 × 14 × 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 44,100। ठीक है, और ये किसका रूट होता है, तो ये 210 का रूट होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, किसी वर्त की त्रिज्या में 1 सेमी की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है, तो वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। तो वर्त की प्रारंभिक त्रिज्या यानी कि देखो अपने को वर्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसमें। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि πr²। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में वृद्धि करने पर, ठीक है, ये तो त्रिज्या यानी कि R+1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और नए वर्त का क्षेत्रफल अपन क्या निकालेंगे, तो यानी कि π(R+1) का स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे तो अपनी R आ जाएगी इसमें 3 सेंटीमीटर। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि त्रिभुज का आधार 5 मीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो सीधा सा सिंपल है, यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो 1/2 × आधार × ऊंचाई। तो यानी कि 1/2 × आधार कितना दे रखा है 5, और ऊंचाई अपने को यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 5 को इसमें 30 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 6, काट लेंगे इसको, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 12। देखो एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर व 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या होगी। कमरे की लंबाई अपने को निकालना है तो सबसे पहले कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 × ब्रैकेट में लंबाई × चौड़ाई, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ऊंचाई बराबर 220। ठीक है, तो 2 × लंबाई प्लस यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है दोस्तों कितनी 8, फिर यहाँ पे जो चौड़ाई यहाँ पे 8 दे रखी है और ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 5 दे रखी है। ठीक है, बराबर 220। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो, यानी कि लंबाई प्लस 8 बराबर 22। ठीक है, तो 22 में से 8 गए तो कितने बच गए, 14 मीटर बच गए। तो इसका राइट आंसर कमरे की लंबाई 14 मीटर होगी। नेक्स्ट है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 40 मीटर हो तो पत्थरों की संख्या कितनी होगी। तो पत्थरों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखो बरामदे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई × चौड़ाई, लंबाई है 40 मीटर यानी कि 4000 सेमी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 मीटर चौड़े यानी कि 15 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 1500 सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ पे निकालना है कि पत्थरों की संख्या निकालनी है। तो पत्थरों की संख्या क्या निकालेंगे कि बरामदे का क्षेत्रफल बटे
पत्थर का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे देखो 4000 सेमी है तो 4000 इंटू 1500 बटे 40 इंटू 15, ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कितनी बार गया, ये 100 बार गया, और ये कितनी बार गया, ये भी 100 बार गया, ठीक है। तो 100 इंटू 100 कितना होता है, तो दोस्तों 10,000 हो जाएगा, और 10,000 पत्थर लगेंगे इसमें। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। ब्याज है वो वार्षिक देय है, ठीक है, ब्याज है वो वार्षिक देय है। तो मानना मूल्य लैसे है, यानी कि इसमें दोस्तों मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 का क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 6,690, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अपने को समीकरण बनाना है, 2 समीकरण बनेंगे और सीधा सा है। इसमें देखो 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज है वो 6,690 रुपये है, और 6 वर्ष में ये हो जाता है। तो आप 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज माइनस करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। जब निकालोगे तो उससे मल्टीप्लाई आप कर देना, ठीक। तो सीधा सा है, आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, इसको ऑप्शन पहला ही उठा के कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न। सीताराम ने 7,500 रुपये 6 माह के लिए 8% वार्षिक दर से जमा कराए, जबकि ब्याज तिमाही है 6 माह के बाद उसे कितना धन मिलेगा। तो 6 माह के बाद उसे कितना धन मिलेगा, तो यहाँ पे देखो दर कितनी दे रखी है, तो 8, ठीक है। तो यहाँ पे तिमाही है, तो दोस्तों 8/4 यानी कि 2% इसमें क्या हो जाएगा, दर, ठीक है। समय दोस्तों 1/2, ठीक है, और तिमाही है तो 4 यानी कि 2 वर्ष का इसमें समय हो जाएगा। अब मिश्रधन यहाँ पे दे रखा है कितना, 7,500 इंटू ब्याज तो 102/100, ठीक है, बराबर। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 102 कितना हो जाएगा, तो 7,803। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 79 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 5, 348, 564, 689, ठीक है, और 716, 780, 788 में गलत पद ज्ञात करो। तो दोस्तों गलत पद अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर वो आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा, आगे कौन सी संख्या आएगी और गलत कौन सी संख्या है, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, देखो किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हों तो दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दर अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो माना मूलधन इंटू समय है, ठीक है, यानी कि ब्याज का सूत्र लगेगा तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है, दर बराबर समय। तो यहाँ पे निकालना है, सीधा सा है, ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे x इंटू आर बटे 100, ठीक है। यहाँ पे 16 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन, ठीक है, तो 16x/25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों आर स्क्वायर आ जाएगा इसमें 64, तो आर बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1 अधिक हो तो 240 रुपये की आय अधिक होगी, तो वह धन है वो कितना होगा, वह धन कितना होगा, ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल सा है, यहाँ पे देखो 240 है, वो किसका अधिक हो रहा है, तो देखो इसका अगर अपन डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 200, इसका डबल करते हैं तो 280, इसका तो इसका 320, इसका 240 हो रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे 120 है तो 120 का डबल करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे 1% अधिक दर बढ़ जाती है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 82 नंबर प्रश्न है, साझे के एक व्यापार में ए
कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए आवेशित करता है। 4600 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना होगा? तो बी का भाग है वो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए ए बी सी दे रखा है, ठीक है। अनुपातों का योग दोस्तों, टोटल अगर अपन इनका अनुपात निकाले, जैसे 1/6 इंटू 1/6, 1/3 इंटू 1/3, और सी का 1/2, ठीक है। तो इनका दोस्तों अपन अगर अनुपात निकाले तो इनका अनुपात निकलेगा दोस्तों 1/4/18, ठीक है। कुल योग हो गया इसमें कितना? 23 हो गया। और यहाँ पे कुल लाभ कितना दे रखा है? तो 4600 दे रखा है। बी का भाग अपने को यहाँ पे निकालना है। बी का अनुपात कितना है? 4, ठीक है। तो 4600 इंटू 4/23 काट लो, 23 दूनी 46, यानी कि 200 इंटू 4 कितने हो गए? 800। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया। बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो उसके लाभ अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 2:3:1 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बड़ा है तो आप इसको कर लेना, ठीक है। मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ उसका 2:3:1, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और ये जो लाभानी प्रश्नावली है ये हमारे टीचर के द्वारा है, वो आपको समझा दी जाएगी अलग से। देखो, ए बी सी मिलकर एक व्यापार करते हैं। तो ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। बी पहले 30,000 रुपये लगाता है। बी पहले 30,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपये और लगाता है। सी पहले 40,000 रुपये लगाता है, परंतु 9 माह बाद 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में 84,750 रुपये में से बी का भाग है वो कितना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले अब मैं आपको बताऊं इसमें कि एक की पूंजी है वो 20,000 है, ठीक है। और ये पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये लगाता है। तो आपको क्या करना है? आगे देखिए, बी पहले 30,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपये निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी दोस्तों 40,000 रुपये लगाता है 9 माह के लिए। तो 40 इंटू 9 कर दीजिएगा। फिर बच गए कितने? बच गए दोस्तों 3 महीने, तो 30 इंटू 3 हो जाएंगे, यानी कि 30,000 इंटू 3, ठीक है। तो ये तो सी की पूंजी हो गई। बी की पूंजी का क्या करेंगे? तो 30,000 रुपये लगाता है 4 महीने के लिए, ठीक है। तो 30 इंटू 4, फिर 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो फिर 20 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा दोस्तों ये। और जो यहाँ पे 20,000 दे रखे हैं जो ए ने लगाए थे पूरे वर्ष के लिए, तो 20,000 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो 2,40,000 आ जाएंगे। फिर इनको काट के इनका अनुपात निकाल लेंगे और अनुपातों का योग कर लेंगे। अनुपातों का योग आएगा दोस्तों इसमें कितना? 113, ठीक है। कुल लाभ यहाँ पे दे रखा है 84,750। अनुपात इनका निकल के आ जाएगा 24:44:45, ठीक है। अब आपको बी का निकालना है, तो 84,750/113 इंटू 44, ये करोगे तो 33,000 आ जाएगा बी का भाग। आगे चलते हैं। मोहित के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो उसकी मासिक बचत है वो कितनी है? तो अनुपातों का योग कितना हो गया? तो 26 + 30 कितना? 26 + 3 कितना हो गया? 29, ठीक है। मासिक आय कितनी देर की है? तो 7,250। मासिक बचत निकालनी है तो सीधा सा सिंपल है, 7,250/29 इंटू 3 काट लो, काटोगे तो 750 आ जाएगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 बराबर है। पहला
यानी कि पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात क्या है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना, तो x इंटू 40/100 बराबर y इंटू 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, तो x बटे वाई यानी कि बराबर 3/2, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3:2। 87 नंबर प्रश्न है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो 3:4 है। यानी कि दोस्तों 5×3 = 15 और 1, यानी कि 15 लीटर तो दूध है और 5 लीटर है वो इसमें पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 20 कर दो, यानी कि 5 लीटर और मिला दो, तो ये 1 हो जाएगा इसका अनुपात, और इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 लीटर और मिला दो इसमें, तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 88 नंबर प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3a + 5b 5a - 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब इसका मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है, देखो 3a + 5b अपॉन 5a - 2b। ठीक है, ये रख लेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है 50/11। ठीक है, ये आप इसको सोल्व कर लेना, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 89 नंबर प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात दे रखा है यहाँ पे 5:9:25 के अनुपात में है। तो इस थैली में कुल धन यहाँ पे 1008 रुपये है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 1 रुपये लिखो, फिर यहाँ पे 50 पैसे लिखो, फिर यहाँ पे 25 पैसे लिखो। ठीक है, अनुपात लिख दो इनके साथ में ही, तो 5 अनुपात, फिर 9 अनुपात, फिर यहाँ पे 25 अनुपात। अब 25 पैसे के 25 सिक्के हों तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो दोस्तों देखो 1 रुपये के अंदर कितने होते हैं, तो 4 सिक्के होते हैं, तो यहाँ पे 6.25 रुपये इसके हो जाएंगे। इसके दोस्तों कितने हो जाएंगे, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो दोस्तों 4.5 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपये 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 5 रुपये। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, इनको आप अनुपातों का योग कर लो, और आपके पास में कुल धन दिया गया है, 1 रुपये का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 5, तो सीधा सा जोड़ के और कर लेना इसको। ठीक है, जैसे यहाँ निकालना है किसका, 1 रुपये के सिक्कों का निकालना है। ठीक है, तो इसमें अनुपातों का योग कर लिया। ठीक है, इसमें कुल धन दे ही रखा है, और तो 5 बटे अनुपातों का योग इंटू 1008 कर लोगे, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है दोस्तों 320। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1180 रुपये में बेचने पर 5% की अधिक हानि होती है, यानी कि 5% से अधिक हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों मेज का जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हानि है वो 1200 - 1175 में। ठीक है, 1175 है, 1128 नहीं, 1175 है दोस्तों ये। ठीक है, तभी इसका राइट आंसर आएगा। तो 1200 - 1175 करें तो कितना बच गया, तो वो बच गया दोस्तों 75। ठीक है, अब देखो 5% बराबर कितना, 75, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 75/5 × 100, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 1500। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 91 नंबर प्रश्न है, 12% की छूट देने पर एक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, बिना छूट के उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो बिना छूट के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो देखिए यहाँ पे देखो, माना कि क्रय मूल्य है 100 रुपये, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितने का हो गया, 110 का हो गया। ठीक है, अब अंतिम मूल्य ज्ञात करना है अपने को, तो 110 × 100 बटे
88, ठीक है, 12% की छूट दी है उसने। तो इसको काटेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 125, ठीक है, यानी कि बिना छूट के लाभ है वो 25% का होगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो, किसी घड़ी के अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट नहीं दी जाती हो तो 20% होता है। यानी कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद कितना 1080, यानी कि वो कितने की थी, 1200 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है। तो उस पर 10% की छूट दी गई, तो यानी कि 120 रुपये कम कर दिए, तो कितने हो गए 1080 बच गए। यदि छूट नहीं दी जाती हो तो 20% होता। तो क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधा सा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे देखो 1200, ठीक है। अगर वो दोस्तों 20% की छूट दे दे, सॉरी, कोई छूट नहीं देने पर 20% का लाभ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1200 रुपये। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो, संतरे 10 रुपये के 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये के 6 संतरे बेचे जाते हैं, तो लाभ की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रतिशत सीधा सा है, यहाँ पे देखो लाभ कितना दे रखा है, तो 15/6, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और विक्रय मूल्य -10/5 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 15/30, 15/30। अब इसको काटेंगे तो कितना बच गया 1/2। तो लाभ निकालना है, तो यानी कि 1/2 × 100/10/5, तो इसका 25% का लाभ आ जाएगा। इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। तो जैसे कि वस्तु कोई थी अपने पास 600 रुपये की, ठीक है, 600 रुपये की कोई वस्तु थी, आप माइंड से देखना, 600 रुपये की कोई वस्तु थी जिसका अपन 25% हानि पर बेचता है, यानी कि 150 रुपये कम में बेचता है, तो कितने की हो गई वस्तु, 450 रुपये में बेचने पर 150 रुपये की हानि हो गई। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पे 600 रुपये की अपनी वस्तु है, 600 का 25% कितना होता है 150 रुपये, तो 600 + 150 कितने होते हैं 750। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो, किसी शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। सीधा सा सिंपल है। आप इसमें क्या करोगे, तो इसमें सीधा सा है, एक ही करना है आपको कि 15,000 × 104/100 × 104/100, तो इसको काटोगे आप, तो इसको 16,224 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, एक कर्मचारी के वेतन में 4% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि की गई, इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, इससे उसे कितने प्रतिशत की क्या हुई, हानि हुई। तो दोस्तों देखिए, यानी कि वेतन है वो कितना है 100 रुपये, ठीक है, कि वेतन कितना है 100 रुपये। तो कर्मचारी का वेतन अपने को यहाँ पे निकालें, तो 100 - 40% की कमी कर दी, यानी कि 100 - 40 कितना हो गया, तो दोस्तों 60 हो गया, इंटू फिर 50% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। यानी कि जैसे कि मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ कि एक कर्मचारी का वेतन है वो 100 रुपये है, ठीक है, 40% की कमी कर दी, यानी कि अब उसके पास कितने बचे 60 रुपये उसकी तनख्वाह है। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी, यानी कि वृद्धि है वो 60 रुपये के अंदर की गई है, तो 60 में का 50% कितना हो गया, तो वो हो गया 30, तो यानी कि 30 इसमें और जोड़ दिए, तो कितने हो गए 90। पहले कितनी थी, तो पहले 100 रुपये थी, अब कितने मिल रहे हैं, अब 90 मिल रहे हैं, तो घाटा कितने का हुआ 10% का। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो 75 मिलीलीटर व 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे देखो 1.5 लीटर बराबर कितना हो गया 1750 मिलीलीटर, ठीक है। तो 75/1750
ये 75 इंटू 100, ठीक है। इसको काटोगे आप तो 4 से ही 2/7 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए, 192 का 12.5% बराबर x का 50% हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, तो 192 इंटू 12.5/100 बराबर x इंटू 50/100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 99 नंबर प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 350% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न हो तो मूल भिन्न 9/22 क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 4/11, ठीक है, ये होगी दोस्तों। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 26/25, ठीक है। 25 से 25 कटेगा, 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किग्रा भार वाला एक नया लड़का इसमें सम्मिलित हो गया। इससे समूह का औसत भार 2.5 किग्रा की वृद्धि हो गई। समूह में जाने वाले लड़के का भार कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नए लड़के का भार कितना है, 56 किलो। औसत भार में वृद्धि कितनी की हुई, तो 2.5 किलो की वृद्धि हुई। कुल वजन है वो कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 2.5, ठीक है। तो आगे देखो, पुराने लड़के का भार है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 56। और यहाँ पे 8 इंटू 5 कितना, 8 इंटू 2.5 यानी कि ये कितने किलो का है, तो वो 20 किलो का है। तो 56 माइनस 20 कितना हो गया, तो दोस्तों 36 किलो का वो लड़का था, ठीक है। समूह से जाने वाले लड़के का भार कितना था, 36 किलो का। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। एक 2 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं को औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखो, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात है वो क्या दे रखा है, तो छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है दोस्तों 71 और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 73 दे रखा है। कुल अंक यहाँ पे 71x इंटू +73y, ठीक है। तो समस्त विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक यहाँ पे 71.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, इतना तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3:2। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो सीधा सा है, यहाँ पे क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माह की वृद्धि हुई है सभी खिलाड़ियों में, तो 11 इंटू 2 यानी कि 22 माह की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 2 पुराने खिलाड़ियों का औसत कितना था, तो 18 + 20 वर्ष, ठीक है। तो 18 + 20/2 यानी कि 16 वर्ष, ठीक है। नए खिलाड़ियों का औसत कितना है, तो 2 इंटू 19 + 12 माह बटे 2 यानी कि 16, ठीक है। तो यहाँ पे 19 वर्ष 11 माह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखो, शब्द दे रखा है, नोवेल में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने ऐसे हैं, 3, कितने हैं, 3 हैं ऐसे। तो यहाँ पे देखो LMNO, एक तो ये रहा, ठीक है। और देखो इसमें ON यानी कि NO, ठीक है। तो एक ये भी इसमें हो गया, कितने, 2। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 तो अपन को दिख गए। एक देखो इसमें NOP, ठीक है। तो QRS, तो
तो इसमें दोस्तों 3 युग्म है, ठीक है, आप देख लेना, इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखो कुल कितने वर्ग हैं, तो इसमें देखो 3 और 3 6, 3 3 9, 9 तो सीधे ही हो गए, ठीक है। और बाकी इसमें एक 10 है, एक 11, एक 12 और एक 13 और एक ये पूरा 14 है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यदि पीले को लाल और लाल को नीला और नीला को सफ़ेद कहा जाए तो खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग है वो दोस्तों नीला होगा। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में विसंगत चुनिए, तो विसंगत चुनना है गाजर, भिंडी, करेला, लौकी। तो यहाँ पे जो गाजर है वो दोस्तों ज़मीन के अंदर उगती है, बाकी सभी की सभी बाहर है। नेक्स्ट है, निम्न में से विसंगत चुनिए, नाक, कान, आँख, चश्मा। नाक, कान, आँख, चश्मा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चश्मा। आगे देखिए, ACFH, फिर यहाँ पे बताना है, फिर उसके बाद में M आएगा। तो यहाँ पे देखो B 1 का गैप आ रहा है, फिर DE 2 का गैप आ गया, फिर आगे G फिर 1 का आ गया, ठीक है। अब 2 का आएगा GHI, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन GH। फिर IJK क्या आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला को पूरा करो, तो यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3 9 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 फिर 3 फिर 4 फिर यहाँ पे 5 आएगा, सी ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रवीण उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ जाता है। उत्तर दिशा में दोस्तों 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो क्या करता है कि बाएं मुड़ जाता है। किस तरफ मुड़ जाता है कि वो बाएं मुड़ जाता है। ये मुड़ गया, नहीं बाएं मुड़ रहा है, ये मुड़ गए बाएं, ठीक है। अब देखो, और 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 किलोमीटर और चल गया। अब बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से टोटल कितना दूर है, तो सीधा सा है, 10 तो 1 हो गया और 5 1 हो गया, तो 15 किलोमीटर इसमें दूरी पर है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 113 नंबर का प्रश्न है, परीक्षा स्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखकर ऐसा लगा कि यहाँ मेला लगा हुआ है। ये कथन है, अब निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं, यानी कि परीक्षा से नकल हो रही है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, दोनों ही है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 114 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है, तो सिस्टम यूनिट का भाग है वो कौन सा है, तो यहाँ पे CPU है वो सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट है, सभी डिलीटेड फाइलें में जाती है, तो किस में जाती है, तो ये दोस्तों रिसाइकल बिन में जाती है। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर बंद होता है तो रैम में क्या होगा, तो रैम में क्या होगा, तो दोस्तों कुछ भी नहीं होगा रैम में। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो दोस्तों ALU, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है, प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड है वो क्या है, तो वो है दोस्तों 00 10 10 11, ठीक है। नेक्स्ट है, एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एंटीवायरस, ये कंप्यूटर को स्कैन करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखो, स्वेप स्पेस स्थित होती है, तो स्वेप स्पेस स्थित होती है तो ये किस में होती है, ये होती है दोस्तों अलग डिस्क विभाजन में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, कैरेक्टर का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है, तो इसका राइट आंसर वो है टाइप स्टाइल, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 123 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन हेडर
और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसे दिखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेज लेआउट। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? तो पेज मार्जिन का कौन सा एक प्रकार नहीं है? वो है सेंटर। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्लिक कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शीट टैब। नेक्स्ट है, कट या कॉपीड टेक्स्ट और ग्राफिक्स नामक एरिया में स्टोर किए जाते हैं। तो क्या किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्लिप बोर्ड। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंटरनेट। नेक्स्ट है, भौतिक सतह पर कार्य करने वाले डिवाइस को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों रिपीटर। क्या कहते हैं? रिपीटर। नेक्स्ट है, पितृनुमति शब्द में संधि है। तो इस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी पितृनुमति में? तो इसमें दोस्तों यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास कौन सा है? तो इसमें दोस्तों भरपेट में अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द में अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों अति प्लस अंत हो जाएगा इसमें, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें अलंकारिक। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? विभू। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, साकार का विपरीतार्थक शब्द है। साकार का विपरीतार्थक जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें सीधा सा सिंपल सा है निराकार। नेक्स्ट है, एक तो है कृति और एक है कृति। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा इसका? तो वो हो जाएगा दोस्तों रचना और निपुण। नेक्स्ट है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी है दोस्तों इसमें कैलाश। नेक्स्ट है, देखो यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है तो ये यहाँ पे अशुद्धि है वो कौन सी है? वो है दोस्तों विशेषण संबंधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों में से किस मुहावरे के सामने लिखित अर्थ सही नहीं है? तो वो है दोस्तों बखिया उदेड़ना सरल काम। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 139 नंबर प्रश्न है, अपराध किसी का दंड किसी को के निकटतम अर्थ में प्रयुक्त लोकोक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों खेत हाय गधा मार। खेत खाए गधा मार। नेक्स्ट है, देखो जुडिशियल शब्द का समानार्थक हिंदी परिभाषिक शब्द है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें न्यायिक। कौन सा? न्यायिक। आगे देखिए यहाँ पे 141 से 144 तक आपको पैसेज से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको इनका आंसर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि इनमें से एरर बताना है। ठीक है, तो देखो, ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज वेरी हैंग्री ऑन मी। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा? एरर है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सेम टू सेम ऐसा ही है। तो देखो, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा दोस्तों हैव डन द क्राइम। ये गलत हो जाएगा इसमें। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवोकेट का सिनोनिम बताना है। तो एडवोकेट का जो सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रीडिक्ट। तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे एंटोनियम बताना है दोस्तों। देखो काकोपोनी, तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है हारमोनी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपने को यहाँ पे एक्सप्रेस मीनिंग बतानी है। इडम और फ्रेज दे रखे हैं, यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित दो क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हैविंग ए सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट है, देखो टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टू कम टू नथिंग। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो इसका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का अपना मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। 11वां नंबर का पटवार भर्ती का ये मॉडल पेपर था। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। ठीक है,
तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।